हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 विषय जीव विज्ञान वंशागति के सिद्धांत एवं विविधता के अंतर्गत विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र। जैसा कि आप जानते हैं, सभी जीव के शरीर की कोशिका में केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं। वैसे तो गुणसूत्र की संरचना, संख्या, अमाप हर जीव में बिल्कुल निश्चित होती है, परंतु कुछ जीवों में और कुछ गुणसूत्र ऐसे हो सकते हैं जिनकी संरचना, संख्या, अमाप आदि में अंतर होता है। ऐसे गुणसूत्र विशिष्ट गुणसूत्र कहलाते हैं। तो हम देखते हैं विशिष्ट गुणसूत्र क्या हैं। ऐसे गुणसूत्र जिनकी सामान्य रूपरेखा, कार्य, अमाप सामान्य गुणसूत्र से अलग हो, वे विशिष्ट गुणसूत्र कहलाते हैं। अर्थात अगर गुणसूत्र सामान्य गुणसूत्र से अपनी सामान्य रूपरेखा में, कार्य में, अमाप में भिन्नता रखता है तो वह विशिष्ट गुणसूत्र कहलाता है। अपनी अनुकूलता और स्थायी कार्य में संलग्नता के आधार पर इन गुणसूत्रों को दो भागों में बांटा है। पहला स्थायी गुणसूत्र और दूसरा विशिष्ट गुणसूत्र। तो इस तरह से जो विशिष्ट गुणसूत्र होते हैं उन्हें दो भागों में बांटा है, स्थायी विशिष्ट गुणसूत्र और अनुकूलित विशिष्ट गुणसूत्र। ये जो स्थायी विशिष्ट गुणसूत्र हैं ये न्यूक्लियोलर गुणसूत्र, होलोएंड्रिक गुणसूत्र, बी गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र हैं। इसी तरह से विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्रों में जो अनुकूलित विशिष्ट गुणसूत्र हैं वो दो प्रकार के होते हैं, लैंप ब्रश गुणसूत्र और पॉलीटीन गुणसूत्र। इन दोनों गुणसूत्रों को भीमकाय गुणसूत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें साधारण आँखों से भी देखा जा सकता है। ये गुणसूत्र आकार में बड़े होते हैं और इसीलिए इन्हें भीमकाय गुणसूत्र भी कहा जाता है। लैंप ब्रश गुणसूत्र का आकार लैंप साफ करने के ब्रश के जैसा होता है, इसीलिए इनका नाम लैंप ब्रश गुणसूत्र रखा गया है। ये लैंप ब्रश गुणसूत्र मछली, उभयचर, सरीसृप तथा पक्षियों की प्राथमिक डिंब कोशिकाओं या प्राइमरी oocyte के केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। तो क्लियर हो गया होगा कि जो लैंप ब्रश गुणसूत्र हैं वो मछली, उभयचर, सरीसृप और पक्षियों की प्राथमिक डिंब कोशिकाओं या प्राइमरी oocyte कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाते हैं। इसी तरह से ये जो सेकेंड पॉलीटीन गुणसूत्र देख रहे हैं, ये पॉलीटीन गुणसूत्र ड्रोसोफिला आदि कीटों की लार ग्रंथियों में पाए जाते हैं। सन 1882 में लैंप ब्रश गुणसूत्र के बारे में वाल्टर फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने बताया था और पॉलीटीन गुणसूत्र के बारे में 1881 में E.G. वाल्वियानी के द्वारा बताया गया। तो हम देखते हैं लैंप ब्रश गुणसूत्र। लैंप ब्रश गुणसूत्र लैंप साफ करने के ब्रश के आकार के होते हैं, इसीलिए इन्हें लैंप ब्रश गुणसूत्र कहा जाता है। 1882 में वाल्टर फ्लेमिंग ने इन गुणसूत्र के बारे में बताया था, परंतु इनका नामकरण र्यूकर्ट ने 1892 में किया। लैंप ब्रश गुणसूत्र की अगर हम संरचना देखें तो ये आप डायग्राम देख रहे होंगे, ये लैंप साफ करने के ब्रश के जैसा होता है। इन गुणसूत्रों में एक मुख्य अक्ष होता है, ये इसका मुख्य अक्ष या मेन एक्सिस है। तो इन गुणसूत्रों में एक मुख्य अक्ष या मेन एक्सिस होता है और उससे पार्श्व में बहुत सारे ये लूप दिखाई देते हैं, जैसा कि लैंप या बॉटल साफ करने के ब्रश में होता है। इस गुणसूत्र की लंबाई
1 मिलीमीटर या 1000 म्यू होती है। यानी इनकी लंबाई कितनी है, जिसे हम साधारण आँखों से देख सकते हैं। इनकी लंबाई लगभग 1 मिलीमीटर की होती है। इनका जो मुख्य अक्ष है वो डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। ये जो आपको हमने बताया बीच में, ये जो मुख्य अक्ष इसका है, ये मेन एक्सिस या मुख्य अक्ष, यह डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। और इस गुणसूत्र में जहाँ पर सेंट्रोमियर है उस स्थान को अगर हम छोड़ दें तो सेंट्रोमियर को छोड़कर गुणसूत्र के अनेक स्थानों से ये आपको लूप जैसी संरचनाएं निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये इसीलिए इनको लैंप ब्रश गुणसूत्र कहा जाता है। प्रत्येक लूप के मध्य में डीएनए होता है और पार्श्व भाग में आरएनए और प्रोटीन पाया जाता है। तो ये हम देख रहे थे लैंप ब्रश गुणसूत्र की संरचना। अब हम देखेंगे लैंप ब्रश गुणसूत्र के प्रमुख कार्य। तो लैंप ब्रश गुणसूत्र क्या कार्य करता है? पहला, यह गुणसूत्र पर उपस्थित लूप द्वारा आरएनए और प्रोटीन का निर्माण तीव्र गति से होता है। अर्थात अभी जब हमने लैंप ब्रश गुणसूत्र का चित्र देखा था तो उसमें हमको इस तरह से कुछ लूप दिखाई दे रहे थे। तो क्या कहा गया है? गुणसूत्र पर उपस्थित लूप द्वारा आरएनए और प्रोटीन का निर्माण तीव्र गति से होता है। दूसरा, यह oocyte के अंदर पीतक या यौग के निर्माण में भाग लेता है। तीसरा, लैंप ब्रश गुणसूत्र केंद्रिका के निर्माण में भी भाग लेता है। पॉलीटीन गुणसूत्र। पॉलीटीन गुणसूत्र क्या है? ड्रोसोफिला कीटों की लार ग्रंथि की कोशिकाओं में ये पॉलीटीन गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये भी भीमकाय गुणसूत्र कहलाते हैं क्योंकि इनका आकार भी बड़ा होता है। इसे E.C. बाल्बियानी नाम के वैज्ञानिक के द्वारा देखा गया था। ये विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र हैं जिनमें क्रोमोनिमेटा की संख्या बढ़ जाती है, जिससे पूरा का पूरा गुणसूत्र सामान्य गुणसूत्र से मोटा हो जाता है। ये आप देख रहे होंगे कि पूरा का पूरा जो गुणसूत्र है वो सामान्य गुणसूत्र से कैसा हो गया? मोटा हो गया। क्यों हो गया मोटा? क्योंकि उनमें क्रोमोनिमेटा की संख्या बढ़ जाती है। इस कारण ये गुणसूत्र सामान्य से बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब कोशिका विभाजन के बिना ही क्रोमोनिमेटा और अर्ध गुणसूत्र विभाजित होने लगे, अर्थात कोशिका विभाजन नहीं हो रहा है लेकिन उसके बिना ही क्रोमोनिमेटा और अर्ध गुणसूत्र विभाजित होने लगते हैं, तो उसके कारण क्या होता है? क्रोमोनिमा की संख्या बढ़ जाती है और गुणसूत्र का आकार बड़ा हो जाता है और ये विशाल पॉलीटीन गुणसूत्र को पैदा करता है, जैसा कि ये हम ड्रोसोफिला की लार ग्रंथि का गुणसूत्र देख रहे हैं। कभी कभी एक पॉलीटीन गुणसूत्र में क्रोमोनिमा की संख्या 2000 तक हो जाती है। ये गुणसूत्र कीटों के लार्वों, डिंभकों की आंतों की उपकला कोशिकाओं, मेलपीघी नलिकाओं तथा लार ग्रंथि की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ होते हैं ये? कीटों के लार्वों में, डिंभकों की आंतों की उपकला कोशिकाओं में, मेलपीघी नलिकाओं में और लार ग्रंथि की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये ड्रोसोफिला की लार ग्रंथि का पॉलीटीन गुणसूत्र है। पॉलीटीन गुणसूत्रों के गहरे रंग वाले भाग को बैंड्स कहा जाता है। ये आपको यहाँ पर कुछ गहरे रंग के भाग दिखाई दे रहे हैं। तो पॉलीटीन गुणसूत्र के गहरे रंग वाले भाग को बैंड्स कहते हैं और इनके हल्के रंग वाले भाग को इंटरबैंड कहते हैं। जैसे अगर हम इसमें देखें तो ये गहरे रंग वाले भाग बैंड्स कहलाएंगे और ये बीच के हल्के रंग वाले भाग इंटरबैंड्स कहलाएंगे। इनमें
पर्याप्त मात्रा में डीएनए और अल्प मात्रा में आरएनए और अम्लीय प्रोटीन होता है। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि लैंप ब्रश गुणसूत्र और पॉलीटीन गुणसूत्र दोनों ही विशाल आकार के गुणसूत्र होते हैं और इन्हें भीमकाय गुणसूत्र भी कहा जाता है।